निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्रुर के बाद अब जो निगाहें हैं वो अगले आम इंतखाबात पर जम रही हैं और फिल वक्त जो आवाज़ें आ रही हैं वो फरवरी की आ रही हैं कि फरवरी में इलेक्शन जो है वो होता नज़र आ रहा है। चूँकि ज़ाहिर है हल्का बंदियाँ होनी हैं, उसमें कुछ वक्त दरकार है। ऐसे में नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म तैनाती से इलेक्शन के इनेकाद में इल्तवा की खबर में कोई सदाकत नहीं है और इंतखाबात अगले बरस जनवरी या फरवरी में हो जाएंगे। ताहम राना सन्नाल्लाह साहब साबिक़ वज़ीर दाखिला वो भी कहते हैं कि फरवरी में इंतखाबात हो जाएंगे, हम पूरी उम्मीद है और यही नज़र भी आ रहा है। ताहम जब लास्ट डे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ एक मुकदमे की समाअत की और ये पूछा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का इनेकाद कब करा रहा है, तो जवाब न मिलने के बाद उन्होंने खुद ही मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि उनके सवाल पर इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ ने कंधे उचका दिए हैं, यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। इस वक्त हालात क्या हैं, क्या नज़र आ रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त मौजूदा हालात में ये सवाल बहुत उठ रहा है कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब आए हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकते हैं, कितने कॉम्पिटेंट हैं वो, जो पाकिस्तान के मुश्किल मौशी हालात हैं जिसके हवाले से यही सुना गया था कि ऐसा शख्स आएगा, ऐसा सेटअप आएगा जो मुल्क की मौशी सूरत हाल में बेहतर फैसले कर सके। आपकी नज़र में कितने कॉम्पिटेंट हैं मौजूदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म? जी, दो तीन बातें जो अहम हैं आपके नाज़रीन के लिए। पहली बात तो ये है कि एक आईनी अमल था वज़ीर-ए-आज़म और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का, जो कि बड़ी आई थिंक हम सबको इत्मीनान होना चाहिए कि पहली स्टेज पर ही, बजाय ये कि ये पार्लिमानी कमेटी के पास जाता या उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाता, उसको पहले मरहले पर एक आइन के तहत मुशावरत के तहत उस मामले को निपटा दिया गया। ठीक है, और वक्त पर ये सारा काम जो है जब होना था तो वो वज़ीर-ए-आज़म की जो 3 दिन थे उनके मुशावरत के, उसी के दौरान उन 3 दिनों के अंदर हो गया। दूसरा ये है कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं बड़े अमलियत पसंद और मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता शख्स हैं, और उनकी अब एक सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पिछले 6 साल से मौजूद हैं। उन्होंने पाकिस्तान के इशूज़ को वहाँ सेनेट में ऑब्जर्व किया है। ये जरूर है कि उन्होंने आज तक कभी कोई इंतजामी ओहदा हुकूमत का नहीं संभाला, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी शर्त नहीं है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए। आपको मालूम है कि अगर सिंध में जस्टिस मकबूल बाकिर आ रहे हैं, उन्होंने भी, वो जज रहे हैं लेकिन उन्होंने हुकूमत चलाने का तजर्बा जो है उनका भी महदूद है। तो लिहाजा एक सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन का निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनना जो है वो भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है कि हम सियासतदानों ने अपने दरमियान में से एक शख्स को मुंतखब किया है और एक छोटे सूबे से एक शख्स को मुंतखब किया है। बाकी जो गवर्नेंस के मामलात हैं, हमें ये बात याद रखनी है कि इलेक्शन करवाना और उसको कानून के मुताबिक साफ शफाफ करवाना वो बराह रास्त और मुकम्मल तौर पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। उसमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म का रोल जो है वो बड़ा महदूद है, और उसके लिए आप सिर्फ ये अपने आप को हम याद करा सकते हैं, अगर हम तारीख से सीखें, कि 2018 में भी जस्टिस नासरुल मुल्क जो इंतहाई एक मतीन और सोबर जज थे, बड़े गैर जानिबदार जज थे, उनकी मौजूदगी में 2018 का जो इंतखाब था उसमें बदतरीन मैनिपुलेशन और जोड़ तोड़ और तरोड़ मड़ोड़ हुआ पाकिस्तान के आइन का और जमहूरियत का और हाकमियत का। तो लिहाजा जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उसका अपना रोल यही है कि अपना रोल है, जाहिर है, और वो रोल वो किस तरह से निभाएंगे वो सीधे तरीके से चलाएं। और इस दफा थोड़ा सा रोल ज्यादा है इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि अगर इन जो निगरान हुकूमत के महीनों में एक कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आती हैं, तो उन इन्वेस्टमेंट्स के आने का अमल जो है उसमें हमें ये तवक्को है कि तातुल नहीं आएगा। ठीक है खुर्रम साहब, इलेक्शंस वैसे कब हो रहे हैं आपके ख्याल में, क्या है, जनवरी, फरवरी, या फिर कोई सरप्राइज मिलेगा? जी, मैं तो अभी भी खुशगुमान हूं, अगर तो इस पे मुझे काफी तनकीद का सामना है कि इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह 90 दिन में ही होंगे, और ये हम सब की ना सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि अब जरूरी हो गया है कि 5 साल के बाद पाकिस्तान के आवाम से रुजू किया जाए। खुर्रम साहब, 90 दिन में इंतखाबात प्रैक्टिकल कैसे लगते हैं आपको? सीसीआई की मीटिंग के बाद, सेंसस के नताइज मानने के बाद हल्का बंदियों में ही 120 दिन दरकार हैं, तो 90 दिन में कैसे लगते हैं आपको? जी देखिए, ये सारे मामलात जो हैं ये इलेक्शन कमीशन के सामने हैं। हल्का बंदियां भी उन्होंने करनी है
अच्छा। फिर मैं आपके नाजरीन को याद करा दूं कि ये एक एक्सरसाइज, जो पहला ड्राफ्ट है हल्का बंदियों का, वो इस साल के आगाज में रिलीज किया था इलेक्शन कमीशन ने, जो कि हम सब, मैं खुद भी, मुझे एजाज है गुजरांवाला शहर की नुमाइंदगी का। जी जी। तो हम सब जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस सारे प्रोसेस को की निगरानी कर रहे होते हैं। तो पहला ड्राफ्ट जो है वो हमारे सामने इस साल के शुरू में आया था, उस पर भी एतराजात कॉल किए गए थे। तो बहुत सारा काम तो इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ है, क्योंकि ताखीर की बात करना, मैं आज खुद जो नुमाइंदों की तरफ से है, हमें तो यही कोशिश करनी है कि आइन के तहत ही 90 दिन के अंदर नवंबर में इंतखाबात हो जाए। अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मामला है जिसकी वजह से डिले होना है, तो फिर तो हम, असल जो डेडलाइन है वो ये है कि सेनेट के जो इंतखाबात मार्च में होने हैं, सेनेट के इंतखाबात मार्च 2024 में होने हैं, तो लिहाजा उनसे पहले तो मेरी नजर में हर सूरत इंतखाबात हो जाएंगे, ताकि वो चारों सूबाई असेंबलियां और कौमी असेंबली अपने अपने नुमाइंदे मुंतखब करके सेनेट में भिजवा सके। ठीक हो गया। खुर्रम साहब, अब ज़ाहिर आपकी जमात की भी बात करते हैं, इलेक्शंस की बात हो ही रही है, तो इलेक्शन कैंपेन भी स्टार्ट होनी है, और कहा जा रहा था कि अभी भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कैंपेन नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ साहब जो हैं उसको लीड करेंगे। अच्छा, अब सितंबर की बातें हो रही थी, सब ने कहा कि सितंबर में, आपके पार्टी के रहनुमाओं ने भी बता दिया कि सितंबर में नवाज शरीफ साहब जो हैं वापस आ रहे हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि जब तक आइन और कानून के लिहाज से ज़ीरो रिस्क नहीं हो जाता तब तक नवाज शरीफ की आमद जो है वो मुतवक्को नहीं है। ज़ीरो रिस्क कब होगा सर? जी, जीरो रिस्क तो ख्वाजा साहब भी बेहतर बता सकते हैं, उन्होंने ये फ्रेज कॉइन की है। लेकिन ये जो सितंबर की डेट है, मेरे ख्याल में ये बहुत हद तक दुरुस्त है कि देखिए, मियां नवाज शरीफ के सामने दो चैलेंजेस थे। एक तो उनकी जो सुप्रीम कोर्ट से नाअहली हुई थी, उसका मामला तो पार्लियामान ने कानून साजी के जरिए हल कर दिया है कि अब ताहयात नाअहली नहीं हो सकती, वो 5 साल की नाअहली है। तो नवाज शरीफ की जो नाअहली थी वो 28 जुलाई 2022 को खत्म हो गई थी कानून के तहत। अब सिर्फ एक मामला है जो उनकी अपील ज़ेर समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फैसले के हवाले से। वो आएंगे, वो अपने सामने कोर्ट के सामने अपने आप को पेश करेंगे, और जिस तरह ऑलरेडी उस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मरियम नवाज साहिबा को बरी कर चुके हैं, क्विट कर चुके हैं। तो यही तवक्को हमारी एक्सपेक्ट आप करें कि वो यहाँ से भी एक्विटल हो जाएगा, लेकिन खुर्रम साहब एक्विटल हो जाएगा और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी मुहिम है उसको लीड करेंगे आप कहते हैं। ठीक है खुर्रम साहब, लेकिन जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तब नवाज शरीफ साहब आएंगे, या कि डिसाइडेड है कि अब जब मर्जी अनाउंस हो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं सितंबर में? जी, हमें इलेक्शन की डेट तो इलेक्शन कमीशन ने अपने सारे मामलात को देख कर ही अनाउंस करनी है, और वही मजाज है कानून के तहत इलेक्शन की तारीख देने का। लेकिन मियां नवाज शरीफ की जो आमद है वो उनकी पार्टी के लिए भी इस वक्त बहुत जरूरी है, और पूरी कौम को भी एक आगे का रास्ता दिखाने के लिए भी उनकी आमद जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा सर, जरा आपको एक क्लिप दिखाते हैं, आपको भी आवाम को भी, आज जरा आपकी राय हम थोड़ा सा मौजूद चेंज करते हैं। ये तो सियासत पे बात हम कर रहे हैं, थोड़ा सा ना लाइटर साइड पर भी आते हैं, सुबह सुबह का वक्त है। एक क्लिप है खुर्रम साहब आपका, हम चाह रहे हैं जरा नाज़रीन को दिखाते हैं, फिर उस पर कॉमेंट भी लेते हैं आपसे। दिखाइए जी। कुल मजमुआ ये गौर से सुनिए, मिनिस्टर साहब जरा गौर से बात सुने। मिनिस्टर ऑफ पावर, इधर तवज्जो फरमाएं। ये मिलाकर सालाना हमारे पावर मिनिस्टर जो है, इनकी मेरे ख्याल में मिजाज में है कि वो अपना जो इम्पोर्टेंट गुफ्तगू हो रही है उसको लाइटर वेन में लेते हैं। अच्छी बात है, जवान है, यस लॉन्ग वे टू गो टू लर्न एक्सपीरियंस। खुर्रम साहब, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि आप चीज़ों को बहुत लाइटर अंदाज में लेते हैं। हमारा सवाल आपसे सिर्फ यह है खुर्रम साहब, आप बात क्या कर रहे थे उस वक्त? ये 2 दफा हुए आपके साथ। जी, एक तो मैं वज़ीर आज़म की शफकत के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ, बहुत मेहरबानी और मोहब्बत करते हैं। देखिए, उनको भी मैंने फिर बाद में ये एक्सप्लेन किया कि जो बिजली का वजीर है उसके साथ जो भी बैठेगा वो फौरी तौर पर अपने बिजली के मसले जो है ना वो लेकर शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा मैंने उनको बताया कि जी मैं कहीं भी होऊंगा तो जो मेरे साथ वाला आदमी है वो अपने बिजली के मसले जो है, वो चाहे उसको बिजली नहीं आ रही या उसकी लोकेलिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो पहले दफा जो है मेरे साथ मेरे बड़े बहुत प्यारे भाई जाहिद दुरानी साहब बैठे थे, जो डिप्टी स्पीकर थे कौमी असेंबली के। वो अपने बन्नू के मसाइल जो है वो डिस्कस कर रहे थे। अच्छा। तो लिहाजा उसके ऊपर जो है हम, इसी तरह जो है कराची में भी एक और हमारे बहुत पुराने और अजीज हैं मोतीवाला साहब, वो अपने कराची के
जो इंडस्ट्री के मसाइल हैं बिजली के, वो डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने कहा जी ये बिजली का वजीर है, उसकी ये किस्मत है कि उसका जो भी बैठेगा वो बिजली की बात शुरू कर देगा। तो मैंने कहा जी वो आप मुझे जो है ना इस मामले में थोड़ा सा लीवे दिया करें कि मैं लोगों की बात सुन लिया करूं, लोगों की बातें उनके मसाइल होते हैं। अच्छा खुर्रम साहब, ऐसे हर बार ऐसे ही होता है कि एक लार्जर पिक्चर पे मसाइल डिस्कस होते हैं, या कभी ऐसे भी हुआ किसी एमएनए ने, किसी एमपी ने, किसी सेनेटर ने, किसी रहनुमा ने आपसे बिल्कुल पर्सनल लेवल पर कहा मेरा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया जी, कुछ करें? जी वो भी कहते हैं ओकेजनली, जब मैं अगर पार्लियामेंट में जाऊं या सेनेट में जाऊं तो वो जो इश्यूज भी आते हैं, लेकिन मेनली तो ज्यादातर और ये मेरे जो कॉलीग्स हैं पार्लियामान में उनकी मेहरबानी है कि वो हमेशा ज्यादातर अवामी मसाइल लेकर आते हैं कि उनकी लोकेलिटी में ट्रांसफार्मर्स जो हैं, ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, अंडर पावर्ड है। एक और बड़ा मसला है, वो अपने इलाकों के इशू लेकर आते हैं कि तारे बहुत खराब अहम है कि ज़ाहिर अपने इलाके का इशूज आप बहुत सारे मामला हैं। खुर्रम साहब, एक मामला और भी आवाम जानना भी चाहती है, ये वो चाहे फिर आप उस कुर्सी पे कोई भी उस कुर्सी पर हो, ये सवाल होता है कि जब भी बिजली का बम गिरता है वो अवाम पर गिरता है। लाइन लॉसेस पर हम लोग काम कर नहीं पाए, यानी बिजली चोरी होती रही, हमने उस पर काम नहीं किया, लेकिन अवाम ने उसका खुमियाजा भुगता। आपको भी लगता है सर ये वाकई दुरुस्त बात है? कुछ चीज़ें रही हैं पाकिस्तान में ऐसी, माजी में, सिर्फ आपकी बात नहीं मैं कर रहा, जनरली, कि हमने लाइन लॉसेस पर काम नहीं किया, बिजली चोरी होती रही, अभी भी हो रही है, और हम लोग उसका जो बिल है वो आम आवाम से ले रहे हैं। नहीं देखिए, ये सारी आवाम पर इस चीज का इतलाक नहीं होता। मुल्क में जो नुकसानात हैं, या आप उसे चोरी कह लें, हमारे कुछ कॉलीग्स हैं वो इस लफ्ज पर भी बुरा मनाते हैं, लेकिन मेनली मुल्क के शमाल में और मगरब में और जनूब में बिजली चोरी होती है, या उसके लाइन लॉसेस ज्यादा है, जिसका खमियाजा वो तमाम लोग भुगतते हैं पूरे मुल्क में, जो अपने बिल जो है वो बाकायदगी से अदा करते हैं और उसके ऊपर वो परेशान भी हैं। अब असली जहां से हमें बिल वसूल नहीं हो रहे या जहां चोरी हो रही है, ये वही जगह हैं जहां पाकिस्तान की हाकमियत कमजोर है, गवर्नेंस वीक है। कि अगर हमें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से बिल नहीं मिल रहे, या बलूचिस्तान से नहीं मिल रहे, या वस्ती सिंध से नहीं मिल रहे, तो ये सारे इश्यूज हैं जहां हमारी ओवरऑल गवर्नेंस सबसे ज्यादा बिजली चोरी किस सूबे में हो रही है, अगर आप इस तरह बता सकें? सबसे ज्यादा चोरी करने वाला सूबा कौन सा है? जी मैं ये बात नहीं करूं तो बेहतर है, ये कंट्रोवर्शियल हो जाए। नहीं सर, इसलिए बहुत लेकिन एसेंशियली मैं ये को पता हो कि किस सूबे में ज्यादा गवर्नेंस के मसाइल हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है शेयर करने का। ये बिजली के जो इश्यूज हैं वो तो मैंने कहा, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में जो केपी को पूरे देखती है, उसके अलावा कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है जो बलूचिस्तान को पूरा देखती है, और जो दो सिंध की कंपनियां हैं सखर में और हैदराबाद में, मेनली जो बिजली के नुकसानात हैं वो वहां से उठ रहे हैं। और जो मेन हमारी या कुछ ये भी बताना भी जरूरी है कि बिल कहाँ से आ रहे हैं। बिल आ रहे हैं जी इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से, गुजरांवाला गैपको से, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से और मुल्तान से। लिहाजा ये पांच, फैसलाबाद से, ये पांच कंपनियां जो वस्ती पंजाब के गिर्द हैं, मेनली चूंकि ये पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब भी है, ठीक है, तो बिल्स वहां से आ रहे हैं, या कराची में इंडस्ट्री से बिल आ रहे हैं, कराची में इंडस्ट्री में लोड शेडिंग नहीं होती। यानी खुर्रम साहब, सबसे ज्यादा चोरी जो हो रही है वो केपी में हो रही है, पेशावर में हो रही है, ऐसा ही है जी? ये आप कह सकते हैं। मैं फिर भी इसकी चूंकि सियासी हसासियत है, लिहाजा मैं यही कहूंगा कि हमें इन जगहों पर खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में और वस्ती सिंध में मेनली ये चैलेंज दरपेश है अपने नुकसानात को। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे।